जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने कल के वीडियो में ही कहा था कि शिक्षक का नोटिफिकेशन संभवतः कल रात्रि तक आ जाएगा, जो कि आ गया। हमने वीडियो कल ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो आज सुबह आपको देखने को मिला होगा। चलिए अब हम आगे शिक्षक के विस्तृत विज्ञापन पर चर्चा करते हैं। देखेंगे कि किस संभाग में कितने पद आए हैं और उनकी योग्यताएं अर्हताएं क्या हैं। सबसे ज़्यादा विषय संयोजन को लेकर है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि किस विषय में क्या पात्र है और किस में पात्र नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, शिक्षक का पद तृतीय श्रेणी का अराजपत्रित पद है, जो वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 में आता है। इसका बेसिक पेमेंट होता है 35,400। आपके DA HRA और सभी कटौती को काट कर आपके हाथ में 57,000 रुपये के आसपास आ जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा पेमेंट है। शिक्षक का जो पद है वो संभाग स्तरीय पद है, तो इसमें आरक्षण भी संभाग स्तरीय ही लागू होता है। सभी संभाग में वो संभाग के अनुसार से आरक्षण लागू हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 2 संवर्ग में बटा हुआ है ई और टी। पहले ई का देखते हैं। संवर्ग में कुल 868 पद आए हैं और टी संवर्ग में 786 पद आए हैं। पहले देखते हैं हिंदी विषय का, जिसमें ई संवर्ग में 109 पद आए हैं, जिसमें सरगुजा संभाग से आपके 15 पद, बिलासपुर से 20 पद, रायपुर से 34 पद और दुर्ग से 40 पद आए हैं। अब आरक्षण हिसाब से सभी संवर्ग की रिक्तियां देख सकते हैं। इसे मैं एक पोस्ट में पूरा विस्तृत बनाकर पोस्ट कर दूंगा, अब वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था, संभाग स्तर पर आरक्षण लागू होता है। सरगुजा संभाग में पद की जो संख्या है वो SC संवर्ग में ज़्यादा है। संस्कृत विषय में देखते हैं तो 150 पद आए हैं, जिसमें से सरगुजा संभाग में 5 पद, बिलासपुर में से 50 पद, रायपुर में से 40 पद, दुर्ग में से 55 पद। उसके बाद अंग्रेजी में सबसे अधिक पद आए हैं। टोटल 1654 पदों में से 500 पद आपके अंग्रेजी से ही आए हैं, जिसमें से 319 पद ई संवर्ग में, उसमें से 20 पद सरगुजा, 100 पद रायपुर और बिलासपुर से, और दुर्ग से 99 पद आए हैं। गणित विषय की बात करें तो 135 पद आपके आए हैं ई संवर्ग में, जिसमें बिलासपुर संभाग से 50 पद, रायपुर संभाग से 35 पद और दुर्ग संभाग से 50 पद। तो सामाजिक विज्ञान में कुल 150 पद आए हैं, सिर्फ 2 ही संभाग में, दुर्ग में 100 पद और बिलासपुर में 50 पद। कृषि शिक्षक में आपके ई संवर्ग में 5 पद आए हैं, जो सिर्फ दुर्ग संभाग में ही आए हैं। तो कुल मिलाकर 868 पद आए हुए हैं। आगे देखते हैं। टी संवर्ग की बात करें तो हिंदी में कुल 141 पद आए हैं, जिसमें सरगुजा से 135 पद, बिलासपुर से 30 पद, रायपुर संभाग से 16 पद और दुर्ग संभाग से 10 पद आए हैं, तथा बस्तर से 50 पद आए हैं। आगे देखें, संस्कृत से 150 पदों में से बस सरगुजा संभाग से आपके 60 पद आए हैं, बिलासपुर से 15 पद, दुर्ग से 10 पद और बस्तर से 65 पद आए हैं। अंग्रेजी विषय का देखते हैं साथियों, जिसमें 185 पद आए हैं। 185 पदों में से सरगुजा से 50 पद, बिलासपुर संभाग से 35 पद, रायपुर संभाग से 20 पद, दुर्ग से 10 पद, बस्तर से 70 पद आए हैं। इस प्रकार टोटल 504 पद अंग्रेजी के आए हैं। गणित की बात करें तो टी संवर्ग में 115 पद आए हैं, जिसमें से बिलासपुर संभाग से 30 पद, रायपुर संभाग से 20 पद, दुर्ग संभाग से 10 पद और बस्तर संभाग से 50 पद आए हैं। इस प्रकार कुल 250 पोस्ट आए हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो टी संवर्ग में 100 पद आए हैं, जिसमें से 80 पद सरगुजा संभाग और 20 पद बिलासपुर संभाग से आए हैं। इस प्रकार कुल 250 पद आए हैं। कृषि की बात करें, इस संवर्ग में 95 पद आए हैं, जिसमें से सरगुजा संभाग से 40 पद, दुर्ग से 10 पद, बस्तर से 45 पद। इस प्रकार कुल 100 पद कृषि विषय के आए हैं। 868 पद आपके ई संवर्ग से और 786 आपके टी संवर्ग से, टोटल 1654 पदों पर भर्ती हो रही है। अब हम पात्रता की शर्त देखते हैं। जो सामान्यतः सहायक शिक्षक में थी वही है कि 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष हो जानी चाहिए। ST SC और नॉन क्रीमिलियर OBC संवर्ग को आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट मिलेगी। महिलाओं को अधिकतम 10 वर्ष तक ही छूट मिल पाएगी, सभी चीज़ों को मिलाकर। दिव्यांगजनों को जो भी सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश उसके अनुसार छूट मिलेगी।
आगे देखते हैं साथियों, जो सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं उन्हें निम्न अनुसार उनको छूट मिलेगी। अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक उनको छूट मिलेगी। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियम दिए हुए हैं। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो भी पुरस्कृत हुए उनको 5 वर्ष, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार में जो भी अभ्यर्थी सम्मानित हुए हैं उन्हें भी 5 वर्ष तक आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम या मंडल कर्मचारी हैं उन्हें भी 38 वर्ष तक आयु शिथिल नहीं होगी, मतलब उनको अधिकतम 38 की आयु तक ही छूट मिलेगी। यहाँ नगर सैनिक के बारे में दिया गया है, इनको अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक ही छूट मिलेगी। आगे देखते हैं, किसी भी संवर्ग में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक ही होगी, इसके ऊपर तक कोई छूट नहीं मिलेगी। और जो भी सामान्य प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश जारी होते हैं वो भी इसमें लागू होंगे। आगे हमारे महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं, शैक्षणिक योग्यता। देखें तो पहला पॉइंट दिया हुआ है स्नातक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र। स्नातक आपका यूजी प्लस डीएड, यह है 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड। इसमें 1 वर्ष का उल्लेख किया है तो अब 2 वर्ष भी मान्य है। 50% अंक दिया हुआ है, ये जो 45% अंक दिया हुआ है ये पहले का जो 1 वर्षीय बीएड होता है उसी का है। साथ देखते हैं 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12th और 4 वर्षीय बीएड या बीएससी बीएड या फिर बीएलएड। आगे देखते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड विशेष शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक, जो विशेष शिक्षा होता है उसके बारे में कहा गया है। जो दूसरा पॉइंट दिया है ये 2 वर्षीय स्नातक ही होगा बीएड में, त्रुटि हुआ है क्योंकि कहीं पर भी 2 वर्षीय बीएड का जिक्र नहीं हुआ है। टीटी सेकेंड पेपर आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब विषय समूह में देख लेते हैं, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, यानी हिंदी साहित्य आपने लिया हो तब के, सामान्य हिंदी की बात नहीं कर रहा है यहाँ। हिंदी के लिए आपका हिंदी साहित्य स्नातक पर एक विषय हो या फिर बीए क्लासिक किया हुआ हो। अंग्रेजी में अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। गणित का देख लेते हैं, गणित एक विषय के साथ कोई भी 2 संयोजन जिसमें से आपका भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान हो। इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भौतिकी, रसायन या इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी इनमें से 2 विषय आपका गणित के साथ रहा हो, यानी गणित हो उसके बाद आपका भौतिकी या कंप्यूटर साइंस हो सकता है, भौतिकी या रसायन हो सकता है। ऐसे ही कोई 2 विषय का संयोजन अनिवार्य है, नहीं तो आप अपात्र हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान का देखें तो आपका इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा राजनीतिक विज्ञान में से कोई भी एक विषय अनिवार्य हो। इनमें से कोई भी एक विषय आपने अगर पढ़ा है आपके स्नातक स्तर पर तो इसके लिए आप पात्र होंगे। कृषि के लिए कृषि ही। उसका इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली, इसको देखिए कि इस कृषि शिक्षा की पदस्थापना हायर सेकेंडरी विद्यालयों में की जाएगी, इसलिए बीएड अनिवार्य है। लेकिन टीटी अनिवार्य नहीं है क्योंकि टीटी इनके लिए बना ही नहीं है। कि जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं वो एनसीटी द्वारा जो भी सूचनाएं जारी होती हैं और जो न्यायालय द्वारा प्रकरण है जो भी निर्णय दिया गया है वो भी मान्य होगी। निर्भरताएं देखते हैं, कोई भी अभ्यर्थी अगर नकल करते हुए या कोई भी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए आया है तो उसे भी अपात्र कर दिया जाएगा। कोई पुरुष जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला जो ऐसे पुरुष से विवाह की है कि जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो तो उसे भी अपात्र कर दिया जाएगा। उसमें छूट मिल सकता है शासन के स्तर पर अगर कोई समाधान होता है तब। तीसरा पॉइंट है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नहीं तो उसे भी अपात्र कर दिया जाएगा। उसी की बात कर रहा है इसमें। आगे देखते हैं, नियुक्त प्राधिकारी अगर समझता है कि आप पात्र नहीं है तो भी आपको अपात्र कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसको महिलाओं के खिलाफ दोष सिद्ध ठहराया गया हो वो भी इस सेवा के लिए पात्र नहीं होगा। अगर कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो तब तक उसे नियुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि उसका फैसला न आ जाए। अगर फैसला आपके हक में आता है तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी और आपके विरुद्ध आता है तो आपको अपात्र घोषित कर आपकी नियुक्ति को रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई विवाह नियत आयु से पहले भी कर ली होगी तो वो अपात्र है। ये देखते हैं 1961 के जो नियम दिए गए हैं और शासन के द्वारा जो समय समय पर निर्देश जारी होते हैं उसके अनुसार भी आपको अपात्रता की शर्तें लागू होंगी। कुछ देर पहले ही कहा था कि जैसे आप पात्र हो जाते हैं तो आपका स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस परीक्षण दोनों होता है। पॉइंट में देखते हैं, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा।
पर अब बिना प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा की अनुमति नहीं मिलेगी। आपकी चयन प्रक्रिया में आपका नाम आ जाता है और आपके खिलाफ कोई चीज़ पता चलती है कि आपने आपका मार्कशीट फॉर्ज है, आपने गलत तरीके से मार्कशीट प्राप्त किया है, या फिर कोई भी आपके ऊपर आपराधिक मामले कुछ भी अगर आपके खिलाफ नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो आपकी नियुक्ति या जो चयन हुआ है वो तुरंत रद्द कर दी जाएगी। आरक्षण का जो नियम है वही इसमें लागू है। जैसे मैंने बताया था ऊपर में ही कि संभाग स्तर पर ही आरक्षण लागू होगा। महिलाओं के लिए 30% पद रखे गए हैं और दिव्यांगजनों के लिए 7% पद, जो मैंने ऊपर में ही बताया था। आगे देखते हैं श्रवण शक्ति बाधित व्यक्ति, यानी अगर यंत्र के माध्यम से सुन पा रहे हैं तो आपको पात्र किया जाएगा, लेकिन आप सुन ही नहीं पा रहे हैं तो पूर्ण रूप से जो बधिर हैं उन्हें अपात्र कर दिया जाएगा। ये अपडेटेड है, देखिए इसमें कर्मचारी चयन मंडल ही लिखा हुआ है। पोर्टल पर आपका ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। भर्ती परिणाम की चयन सूची जारी की जाएगी, जो कि चयन सूची जारी होने से 6 माह तक वैलिड रहेगी। उसके बाद इसमें एक प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट जारी होगा, जो न्यूनतम 1 हो सकता है, अधिकतम रिक्त पदों के 25% पद तक सम्मिलित होंगे। प्रतीक्षा सूची की जो वैधता होगी 9 माह की होगी। ये सभी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के अध्ययन रहेगी। परिवीक्षा अवधि आपकी 3 वर्ष की होगी। अगर आपका कार्य से संतुष्ट पाया जाता है तो आपकी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर दी जाएगी। अगर असंतोष पाया जाता है तो आपके नियुक्तिकर्ता अधिकारी यानी आपके जेडी संयुक्त संचालक 1 वर्ष की वृद्धि कर सकते हैं। फिर भी संतुष्ट हो तो 1 वर्ष और वृद्धि कर सकते हैं, और बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुई तो आपकी सेवाएं भी समाप्त कर दी जाएंगी। कोई भी शिक्षक पद का अभ्यर्थी केवल एक विषय के पद पर ही आवेदन कर सकता है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है यानी बदल सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी दिव्यांग श्रेणी से चयनित होते हैं उन्हें पदांकित जिला यानी जिस जिले पर आपका चयन हुआ है वहाँ आपको मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता प्रमाण पत्र परीक्षण करवाया जाएगा। वहाँ सही पाए जाने पर आपको नियुक्ति मिलेगी। अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक है। सूची कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित लिखित भर्ती परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही होगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगा। विशेषज्ञ संस्थाओं की तकनीकी शाखा में मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए तकनीकी सहायता ली जाएगी। ये नियम है आपके राजपत्र 26 के अनुसार लागू होंगी। उच्चतम न्यायालय के दायर SLP क्रमांक के अधीन रहेंगी। आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम शर्तों का अवलोकन स्वयं कर लें। इससे पहले नियम शर्त को अच्छे से आप अध्ययन कर लें, आप पात्र हैं या नहीं, क्योंकि परीक्षा फल घोषित होने के बाद अगर आप अपात्र पाए जाते हैं आपकी चयन नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी नियम उस संस्थान चल रहे हैं उस हिसाब से पात्र किया जाएगा। वेतन मैट्रिक्स के साथ साथ राज्य शासन का समय समय प्रसारित आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते अन्य भत्ते दे होंगे, जो मैंने ऊपर में बताया था कि DA HRA मेडिकल अलाउंस इत्यादि चीज़ें मिलेंगी। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें दिया हुआ है कि आवश्यक अर्हताएँ अंतिम तिथि तक या उसकी पूर्व तिथि तक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आरक्षित में चयनित अभ्यर्थी का सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तभी उसको छूट का लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं। ST SC संवर्ग में विवाहित महिलाओं को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, नहीं तो इन्हें मान्य नहीं किया जाएगा। जो भी पहले से कर्मचारी हैं उनको अपनी नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथियों, आपका विस्तृत विज्ञापन का जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।